बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुआ ज़हरा केस का भी अदालती फ़ैसला आ चुका है। अदालत का कहना है कि लड़की ने चूँकि ख़ुद माना है कि ना तो उसको अग़वा किया गया, ना उसका जबरी निकाह किया गया, बल्कि लड़की अपनी मर्ज़ी से घर से आई हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से निकाह भी किया है और उस शादी पे वो खुश भी हैं। तो इसके बाद दुआ ज़हरा के वालिद ने अपनी दरख़्वास्त जो उन्होंने जमा करवाई थी वो वापस ले ली। नाज़रीन, यहाँ मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या ये दुआ ज़हरा की नासमझी थी या फिर उनकी हिम्मत या हौसला था कि उन्होंने एक बड़ा कदम लिया, फिर उस पे डट भी गई, और माशरा इसको किस नज़र से देखता है? कमेंट बॉक्स आपके पास मौजूद है और आप इस सवाल का जवाब खुलकर दे सकते हैं। मैं हूँ बासित नदीम और आप देख रहे हैं पिंडोरा बॉक्स। नाज़रीन, मैं जल्दी इस कहानी को एक मरतबा फिर दोहरा लेता हूँ कि दुआ ज़हरा के साथ असल में हुआ क्या था। आज से तकरीबन 2 ढाई माह कबल दुआ ज़हरा कराची से लापता हुई और फिर इसके बाद जब उनकी अगवा की या उनकी गुमशुदगी की खबरें आम हुई सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब वायरल हुई, पुलिस हरकत में आ गई, पूरी इंतज़ामिया हरकत में आ गई, तो 2 हफ़्ते बाद वो दुआ ज़हरा लाहौर से बाज़ियाब हुई और लाहौर पुलिस का कहना था कि लड़की अपनी मर्ज़ी से घर से निकली हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से उसने निकाह भी कर लिया है। इस बात को दुआ ज़हरा के वालिदैन ने तस्लीम नहीं किया और उनका मौक़िफ़ ये था कि दुआ ज़हरा की उम्र चूँकि 14 साल है, वो एक कम उम्र बच्ची हैं और वो इतना बड़ा फ़ैसला, इतना बड़ा कदम वो ख़ुद नहीं उठा सकती। ज़रूर इसके पीछे कोई ऐसे ताकतवर लोग हैं जो दुआ ज़हरा को इस काम पे मजबूर कर रहे हैं और ये निकाह जबरी है और उनकी बेटी को अगवा किया गया था। और उनकी बेटी को अगवा करने के हवाले से उनका इल्ज़ाम ये भी था कि इंसानी स्मगलिंग यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस वो बासर लोग या बासर ग्रोह इसमें मुलविस था जिसने दुआ ज़हरा को कराची से अगवा किया। फिर उसके बाद चूँकि खबरें बहुत आम हो चुकी थी तो वो उनके लिए मुमकिन नहीं था कि वो इस दुआ ज़हरा को मुल्क से बाहर स्मगल कर सकते। लिहाजा उन्होंने जल्द अज़ जल्द दुआ ज़हरा का जाली शनाख्ती कार्ड बनाया और फिर इसके बाद दुआ ज़हरा की शादी जबरन करा दी गई। नाज़रीन, यहाँ पे ये तो दुआ ज़हरा के वालिदैन का मौक़िफ़ है, लेकिन दुआ ज़हरा जो कि सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ जगह पे इंटरव्यू में दिखाई दी, जहाँ पे उनका मौक़िफ़ बिल्कुल इसके बरक्स था अपने वालिदैन के। उन दुआ ज़हरा के मुताबिक वो अपने घर के हालात से, अपने घर से, अपने वालिदैन की पाबंदियों से तंग थीं, तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये कदम उठाया, अपनी मर्ज़ी से अपने वालिदैन को, अपने घर को, अपनी फ़ैमिली को, अपने शहर को छोड़ा और अपनी मर्ज़ी से निकाह किया और अब वो अपने इस निकाह पर खुश हैं, वो अपने पार्टनर्स के साथ खुश हैं। लिहाजा वो वापस कराची या अपनी फ़ैमिली के पास नहीं जाना चाहती। तो ये 2 तरह के मौक़िफ़ हैं, एक तरफ दुआ ज़हरा के वालिदैन का, दूसरी तरफ दुआ ज़हरा का। तो ये केस इसके बाद फिर चलता रहा। इसके बाद दुआ ज़हरा के वालिदैन चूँकि बहुत परेशान थे, बहुत उनको तकलीफ़ थी इस बात की कि दुआ ज़हरा को चूँकि ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये उनका मौक़िफ़ है उनके वालिदैन का कि चूँकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनकी फ़ैमिली को नुकसान पहुँचाने के हवाले से उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो वो अपनी फ़ैमिली के तहफ़्फ़ुज़ की ख़ातिर मजबूरन अपने जो अगवाकार हैं, मुबैना अगवाकार हैं, उनकी बात मानने पे मजबूर हैं और वो ये जो बयानात दे रही हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है, तो वो शायद इसलिए कर रही हैं कि वो अपनी फ़ैमिली को बचाना चाहती हैं और दूसरी तरफ उनकी उम्र भी निकाह की या शादी के काबिल नहीं है। लेकिन अदालत में दुआ ज़हरा के वालिद ये बात साबित नहीं कर सके कि उनकी जो बेटी है उनकी उम्र 14 साल या 18 साल से कम उम्र है। हालांकि उनके पास तमाम दस्तावेज़ात मौजूद थी, लेकिन क्या बात हुई, क्या वजह हुई कि वो इस चीज़ को साबित नहीं कर सके। दूसरी बात कि उसके वालिद ये भी साबित करने में नाकाम रहे कि उनकी बेटी अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि अगवा की गई थी, ये भी वो साबित नहीं कर सके। लिहाजा कानूनी तौर पर दुआ ज़हरा को तहफ़्फ़ुज़ मिल चुका है। दुआ ज़हरा का जो ये केस था, इस मामले को अगर देखा जाए तो इसमें पूरे पाकिस्तान में 2 हलके में ये चीज़ तक़सीम हो गई थी। एक हलका वो था जो कि दुआ ज़हरा के हक़ में था
اور ہے بھی کہ قانونی طور پر دعا زہرا نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک تھا، ان کا حق تھا کہ وہ اپنے حق کے لیے وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں، اپنے چونکہ ان کی عمر اگر 18 سال ہو چکی ہے تو وہ اپنے مرضی کی جو بھی فیصلہ اٹھاتے ہیں تو اس میں معاشرہ یا والدین کچھ نہیں کر سکتے، قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی، اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہیں، اپنی مرضی سے وہ رہ سکتی ہیں۔ اور دوسرا حلقہ وہ تھا کہ جو معاشرتی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کی بہت سخت خلاف تھا کہ اگر دعا زہرا کے ساتھ اگر دعا زہرا نے اپنی مرضی سے یہ قدم اٹھایا بھی ہے تو پھر یہ پاکستانی معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور پاکستانی معاشرے میں چونکہ جو دیگر لڑکی ہیں ان کے لیے جو بچیاں ہیں قوم کی، ان کے لیے ایک راستہ کھل رہا ہے۔ اب قوم کی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، اور قوم کی بچیاں ناسمجھی میں ایسے فیصلے کر لیں گی جس کے بعد ان کو پچھتانا پڑے گا، یعنی بے راہ روی کا شکار ہو جائیں گی۔ تو یہ دو مختلف حلقے تھے جن کی رائے آپس میں مختلف تھی دعا زہرا کے کیس کے بارے میں، لیکن اصل بات اب آئی ہے کہ اگر قانونی طور پر دعا زہرا کو تحفظ مل چکا ہے تو دو فیملیز ہیں، ایک دعا زہرا کی ہے اور ایک ان کے ہسبینڈ کی ہے، یہ دونوں فیملیز متاثر ہو رہی ہیں کیونکہ دعا زہرا کی اور ان کے ہسبینڈ کی عمر اب بہت کم ہے اس وقت، لیکن ان کے سامنے ایک طویل عمر پڑی ہوئی ہے۔ تو کیا اتنی بڑی معاملے کے بعد، اتنے وائرل ہونے کے بعد کیا وہ نارمل زندگی گزار سکیں گے؟ کیا ان کی یہ جو پسند کی شادی تھی یا یہ جو انہوں نے پسند کی شادی کی ہے اس کے بعد وہ اس معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزار سکیں گے؟ دعا زہرا کے ہسبینڈ نے تو پہلے یہ بیان دے دیا تھا، بلکہ ان دونوں کپل کا یہی بیان تھا کہ وہ اس پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے، وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، لیکن ناظرین میں ایک مرتبہ پھر اپنا سوال دہراتا چلوں کہ کیا یہ دعا زہرا کی ناسمجھی تھی یا پھر بہت بڑی ہمت اور حوصلے کی بات تھی کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا، اپنی مرضی سے شادی کی، اپنے والدین کی مرضی کے خلاف، اور پھر اس پہ ڈٹ گئیں؟ تو معاشرہ اس کو کس نظر سے دیکھے گا؟